अक्सा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान का तमाचा। नैना रोते रोते अपने अलमारी से सूटकेस निकाली, 2 साड़ी डालकर सीधा बस स्टैंड की तरफ भागी। नैना नैना कहाँ जा रही हो? सुनो तो, मेरी बात तो सुनो सुनो। नीरज ने आवाज लगाया, पर सब बातों को पीछे छोड़कर बस की सीट पर बैठकर खिड़की पर टेक लगाकर उन पेड़ों रास्तों को लगातार निहारे जा रही थी जो बहुत पीछे छूटते जा रहे थे। उसका भी तो आज सब कुछ पीछे छूट गया था। क्या वह गलत करके आई थी या जो कदम उसने उठाया है वो गलत है? ख्यालों की उधेड़-बुन से वह तब बाहर आई जब बस कंडक्टर ने उससे पूछा, मैडम कहाँ जाना है? अपने घर? कौन सा घर होता है आखिर? लड़की का शादी से पहले मायके वाले कहते हैं कि लड़कियां पराई होती हैं। तुझे पराए घर जाना है, ये तेरा आशियाना नहीं है। और शादी करके जब ससुराल जाती है तब वो कहते हैं ये तो दूसरे घर से आई है, ये घर इसका नहीं है। मैडम आप ही उतरी नहीं हैं, कंडक्टर ने तीखी आवाज में कहा तो वह ख्वाबों से बाहर वापस लौटी और अपना पता बता दिया। मन को कड़ा करती हुई बैठी रही नैना हिम्मत मत हार बस रुकी और साथ ही रुकी उसके ख्यालों के जद्दोजहद की गाड़ी भी। वह उतरी और घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब ये घर अपना है या पराया? कांपते हाथों से उसने डोरबेल बजा दी। सामने भाभी प्यारी सी इस्माइल के साथ खड़ी थी। दरवाजा खोलने के लिए पर जैसे ही मेरे हाथों में सूटकेस देखा तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अरे कौन आया है बहू? मम्मी की आवाज आई तो भाभी सामने से मुंह बनाते हुए हटकर मेरा बिना हाल चाल लिए चली गईं। नैना, मम्मी की खनकती आवाज ने मेरा स्वागत किया। आखिर माँ तो माँ होती है। अरे वाह बिटिया, तुझे फुर्सत मिल गई घर गृहस्थी से। भैया बोले कितने दिनों की छुट्टियां मिली ससुराल से। अब तक पापा भी आ चुके थे, घर के अंदर भी घुस नहीं पाई। मैं दरवाजे पर ही सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। मैंने आदतन अपने बालों को कानों के पीछे डाल लिए, हाथ बढ़ाया तो सबका ध्यान मेरे गाल पर बने पंजे के निशान पर गया। सब हक्के बक्के रह गए। भाभी जल्दी से मेरे पास आई। ये 5 उंगलियों के निशान दीदी? इस सवाल पर मेरी आंखें डबडबा गई थी। मेरे मुंह से आधे अधूरे ही बोल फूटे। नीरज ने क्या क्या किया उसने? मम्मी भावनाओं में बहती हुई कहे जा रही थी, पर भैया और पापा चुप ही थे। उनकी वजह मुझे मालूम भी थी। अरे पहले अंदर तो आ, बेचारी कब से बाहर ही खड़ी है। मम्मी का ध्यान गया तो मुझे अंदर ले गई और सोफे पर बैठाकर बोली, बहू पानी लेके आ। भाभी पानी लेकर देकर चली गई। जरा सी भी देर न रुकी। ये कैसे हो गया एक पल में ही? हम तो अच्छी सहेलियां थी ननद भाभी होने से पहले, फिर उन्हें जरा भी परवाह क्यों नहीं हुई कि मैं क्यों आ गई अचानक? पर शायद उन्हें ये चिंता सताने लगी थी कि कहीं मैं परमानेंट ही नहीं रहने आ गई हूँ। हम भाभियों के मन की बात कैसे कर सकती हैं? ननद तो 2 दिन की मेहमान आए तभी अच्छी लगती हैं। खैर मैं चुप थी, इस सोचने की किसी को मेरे बारे में पूछने की दिलचस्पी होगी। लंबी खामोशी के बाद, क्या किया तूने? मैं अचंभे से, भैया मैंने? मतलब क्या है आपका? मतलब यही है कि कौन सी बात पे उन्हें गुस्सा आया? भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुस्सा आया से क्या मतलब है? हाथ उठा देंगे ऐसे? हाँ तो क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो मारा है। पापा चुप्पी तोड़ते हुए बोले। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक थप्पड़ ही तो मारा है? कितना आसान लगता होगा कहना कि एक थप्पड़ ही तो है। मैं चाहती तो सब कुछ अभी कह सकती थी, पर मैंने उसी वक्त चुप रहना ही सही समझा। मैं खून के घूंट पीकर चुप ही रही। कहने का अभी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मुझे दोषी करार दिया गया था। मैंने तब कुछ भी कहना सही नहीं समझा। मुझे लगा था सब मेरे खिलाफ ही हैं तो बहस का कोई फायदा नहीं।
मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पापा मम्मी में खुसुर फुसुर होती रही। शायद उन्हें ताने दिए जा रहे थे कि तुम्हारी बेटी अपना घर ना बसा सकी। ममता जी, आपने शायद उन्हें उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए कि ससुराल में निभाया जाता है। ऐसे ही घर छोड़कर मायके नहीं आ जाती लड़कियां। ऊपर जाकर अपने कमरे की उस जगह को आंखों से देखने लगी। कितनी यादें जुड़ी थी उस जगह से। बात ये नहीं थी कि मैं पहली बार यहाँ आई थी, नहीं, पर इस तरह से तो पहली बार ही आई थी। पहले जब आई थी तब भाभी मम्मी सब मेरे पास आकर बैठ दुनिया भर की बातें करती, पर आज तो मैं अकेली थी। एक दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर पसर गई और अपने खिड़की से डूबते सूरज को देखने लगी। लेकिन जिंदगी भी डूबी हुई नजर आ रही थी। अब याद करने लगी पिछले बीते कुछ दिनों को, जहां मैंने सब गलत चीजों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना शुरू किया था। नीरज मेरे पति की बहुत खास जॉब तो नहीं थी उनके पास, पर मैं तो उनके साथ ही खुश थी। पर शायद उन्हें और ही कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में। क्या सबकी यही ख्वाहिशें होती हैं? ज्यादा से ज्यादा पैसे और सेविंग्स और प्रमोशन। मुझे चाहिए था सुकून। सास तो थे नहीं, ससुर जी की खराब तबीयत का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती थी। मैं शुगर बीपी सब चेक कर घर पर ही करती थी। उन्होंने पिता की तरह प्यार दिया तो मैंने भी तो बेटी की तरह उनका ख्याल भी रखा। पूरे घर को सलीके से संवार कर रखती थी। सास तो थी नहीं कि कुछ समझाती या मदद करती। घर छोटा है, बड़ा इससे मतलब नहीं होता, बस घर पर घर होता है। हम लड़कियों को जरूर कह दिया जाता है कि ये घर हमारा नहीं, पर हम तो जहाँ रहते हैं उस जगह को पूरे मन से स्वीकारते भी हैं। मैंने भी उस घर को अपनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर मेरे इस सब उसूलों से नीरज की राय कभी मिली ही नहीं थी। शायद यही वजह रही होगी कि शादी की पहली सालगिरह, उस दिन नया साल था, हमने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस दिन हमारी जुदाई की वर्षगांठ भी बन जाएगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक लड़की जब ससुराल जाती है तो अपने तमाम ख्वाब और ख्वाहिशों को मायके की तिजोरी में बंद करके जाती है। मेरी इच्छा थी शादी के बाद जॉब करने की, पर नीरज को पसंद नहीं था तो मैंने वो भी छोड़ दिया। जबकि मैं अपने फील्ड में टॉप पर थी। पिताजी ने कभी घूमने फिरने खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं किया था और मुझे भी घर में सलवार कमीज पहनना पसंद था। पर नीरज को साड़ी, तो मैंने वह भी छोड़ दिया। उसे पसंद ना था कि मैं वेज ही खाऊं या बनाऊं। उनकी खुशी के लिए नॉनवेज भी सीख लिया। उनकी खुशियों का ख्याल रखते रहते मुझे ये समझ ही नहीं आया कि मैं नैना कहाँ खो गई। साड़ी जिसे बांधना तक नहीं आती थी, वह आज किसी और की खुशी के लिए उसी में लिपटी रहती है। नॉनवेज की स्मेल से ही जिसे मितली आती थी, वह वही बनाती है। कभी वीकेंड में अपने सहेलियों के संग 2-4 बातें कर लेती तो जी हल्का हो जाता। नीरज को वो भी पसंद नहीं था, बस घर में कैद रखना चाहता था। उसकी खुशी के लिए यह भी स्वीकार है। मुझे और वो तो भूल ही गई। उसका पसंदीदा रंग तो लाल था, नीला नहीं। वह तो नीरज की खुशी के लिए सब करने लगी थी और उसके हिसाब से ढलने लगी थी। उनके पसंदीदा रंग में रंगने लगी थी। कहते हैं ना, बड़े झगड़े की शुरुआत छोटे से छिटपुट से होती है। मुझे भी वो बात अच्छे से याद है जब उन्होंने मुझे खाने में नमक कम होने पर कितना सुनाया था। फिर शाम तक बिस्तर तक आते जाते वह भूल भी गए थे। सुबह का झगड़ा भी, हम सॉरी कहना भी। कभी कभी तो लगता है उन्हें मुझसे प्यार नहीं। अब रोज रोज उनके ऑफिस की थकान और गुस्सा मुझ पर ही उतरने लगे थे। वो ये भूल जाते हैं कि हर बार ये जरूरी नहीं होता
अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप उससे माफी मांगो, नहीं बस एक बार सामने वाले का हाथ पकड़कर उसे अपने एहसास की गर्माहट महसूस करवाओ और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देख लो। हम औरतों का गुस्सा तो तभी रफू चक्कर हो जाएगा, पर वो इसके उलट शाम को गिफ्ट ले आते, पर प्राइस टैग के साथ, जैसे कह रहे हो कि आपकी माफी खरीद रहा हूं। हमें तो सिर्फ इज्जत ही चाहिए, वही अनमोल तोहफा है। मेरे ख्यालों की गाड़ी चलती ही जाती, पर मैं खुद को बाहर ले आई थी। सामने देखा तो शाम ढल गई थी और रात होने को थी। मैं फ्रेश होकर आई थी तो नीरज के फोन आ रहे थे। मैं फोन स्विच ऑफ करके खाना खाने चली गई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम सब एक साथ बैठकर डिनर करते थे साथ में। घर में तो मजाक का माहौल बना रहता था, पर आज सन्नाटा पसरा हुआ था। नीरज के कॉल्स नहीं ले रही तू? भैया चुप्पी तोड़ते हुए बोली। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है। मैं शून्य में देख रही थी। ऐसे सारे दरवाजे बंद करके नहीं आया जाता नैना अपने ससुराल से। पापा की सख्त आवाज आई। कहाँ कुछ बंद करके आई हूँ पापा, देख ऐसी बातें बनानी हमें नहीं आती। हम समाज में रहते हैं और उसी के हिसाब से चले तो ही रह पाएंगे यहाँ। कौन सा समाज पापा? वो समाज जिसने कभी औरतों को इज्जत देने की बात कही ही नहीं। वो समाज जहाँ सब कुछ सहना औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। मेरे अंदर का गुब्बार निकलने लगा। ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ तो सहन करना ही होगा। समझा दे इसे। वह मम्मी को सख्त हिदायत देकर उठने लगे। अब मैं नरमी से बोली, पापा जिसने कभी अपने माँ बाप की मान नहीं सही, उंगली तक जिस पर ना उठाई गई, वह उस गैर से कैसे पीट जाए। तलाक लूंगी यह सोच कर आई हूँ। नैना का तलाक? ये सब ऊटपटांग बातें कब से सोच रही है तू? और कौन सी पिटाई? एक थप्पड़ को मार कहती है तो? पापा गुस्से में आग बबूला हो गए थे तो इंतजार करूं इस बात का कि कब उनकी एक थप्पड़ किसी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाए। और एक बात मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं मम्मी नहीं हूँ पापा। मम्मी पर आपने बहुत बार हाथ उठाया है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। आप मर्द हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम औरतों पर बार बार हाथ उठाया जाए। हम औरतें थप्पड़ खाने के लिए बनी हैं। मम्मी चुप रह गई, इसलिए आपके हाथ खुल गए, पर मैं चुप नहीं रह सकती। तब मेरे कभी न बोलने के लिए बचाए गए शब्द जाने कब गुस्से में बाहर निकल गए, जिसे सुनकर पापा का गुस्सा सातवें आसमान पर था। नैना ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? भैया बोले, छोड़ी से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे ऐसी ही बातें करते हैं। मैं जमाई को भी फोन करता हूँ, सुबह आकर सबके सामने खुली बात करेंगे। वह फैसला सुनाते हुए चले गए और उनकी इस बात से यह साफ जाहिर हो गया था कि वह मेरी सुनने से पहले अपनी जमाई की बात सुनेंगे और उन्हीं के पक्ष को देखकर आगे की सुनवाई होगी। हाँ सुनवाई ही तो है ये, जहां अपने बच्चों से ज्यादा उन पर भरोसा किया जाता है। अभी कुछ ही वक्त पहले इस परिवार से जुड़े हैं, इसी प्रकार मेरी सुनवाई को सुबह तक टाल दिया गया था। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया था। मैं भी खाना अधूरा छोड़कर कमरे में चली गई। मुझे भी अब सुबह का ही इंतजार था। सुबह सब जल्दी उठ गए थे, घर में शांति छाई हुई थी। मेरे उठकर आने पर नीरज नाश्ते के वक्त ही आ गए थे, ये साबित करने की उन्हें कितनी फिक्र है इस रिश्ते को बचाने की। उनकी शक्ल देखकर आज मैं फिर हार ही जाती। अगर वो शब्द न गूंजे होते, घर का काम करती हो तो वही करो। खैर चाय नाश्ते के दौर के बाद पापा नीरज से पूछने लगे, बेटा क्या मामला था? कहीं नैना से कोई गलती हुई थी
क्या? मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे खुद पर शर्म आई कि पापा के सामने ही कह दूं कि हाँ, आपको तो अपना ही सिक्का खोटा लगेगा ना। नीरज कुछ कहते उससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मैं बताती हूँ था। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा जा रहा था। उस दिन न्यू ईयर पार्टी थी। आप सब भी आते ना जाने क्या सोचकर इन्होंने मना कर दिया, वो भी एक रात पहले ही। मुझे चिंता होने लगी। मैंने पूछा क्या बात है? मुझे ये कहकर चुप करा दिया गया कि तुम्हें घर के काम करने ही आने चाहिए, बेवजह सिर मत खाया करो मेरा। हमारी वर्षगांठ की सुबह ही फीकी हो गई थी, पर मैं दिन भर झूठी मुस्कान का लिबास ओढ़े घूमती रही। शाम का फंक्शन तो था ही, मेरी फ्रेंड्स भी आई थी, इनके दोस्त भी थे, बस आप सबकी कमी थी। काश आप आते और अपनी आंखों से देखते कि आपकी बेटी गलत नहीं है। मैं केक कटिंग के लिए इनका वेट कर रही थी, पर ये पूरे दिन से किसी फोन कॉल पे बिजी है। मैं खड़ी रही घंटे भर तक। क्या हुआ? सुबह के बाद से मैं तभी इनसे बोली थी। इन्होंने गुस्से में फोन फेंक कर सब मेहमानों के सामने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा दिया और बोले, नहीं मनानी कोई पार्टी, नहीं होगा कोई सेलिब्रेशन। नीरज जोर से चीखे, केक उठाकर फेंक दिया। फिर बातों ही बातों में पता चला इनका प्रमोशन कैंसिल हो गया था। मैं चेहरे पर हाथ रखे खड़ी थी, अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। ऐसे लगा किसी ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया हो। मैं और मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। लग रहा था कि उस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में पिघले शीशे डाल रही थी और अब तक बाहर भी सबको सुनाई दे गई होगी। सब कोई खिल्ली उड़ा रहे थे। मेरी वहां खड़ा रहना मुझे दुनिया का सबसे बड़ा काम लग रहा था। उस वक्त सारे गेस्ट तमाशा देखकर धीरे धीरे जाने लगे थे। पापा जी के बीपी बढ़ गया था अपने बेटी की हरकतें देखकर। वह इस कंडीशन में अपनी बेटी का साथ चाह कर भी नहीं दे सके थे, क्योंकि आप सबकी तरह रहते तो वह भी समाज में ही है ना। मैं चुपचाप अपने आंसू छिपाती हुई आधी रात को ही पूरे घर की साफ सफाई में लग गई थी। आखिर फर्ज इस हर रिश्ते और दुख में आड़े ही आ ही जाता है। इनको भी शायद घंटे भर में अफसोस हो ही गया होगा। ये वापस आए भी थे मेरे पास, पर तब तक मैं सूटकेस में अपने कपड़े रखने लगी थी। कहकर मैंने गहरी सांस ली। सब खामोश थे। भाभी और मम्मी की आंखें जरूर भर आई थी, पर पापा और भैया निर्विकार से ही खड़े थे, क्योंकि उनके लिए बात छोटी थी। वो भी तो यही करते आए थे। सबकी आंखों में अब अफसोस दिख रहा था, पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ कहने को आगे बढ़ते उससे पहले ही मैंने इशारे से उन्हें चुप करवाते हुए कहा, नीरज, सबकी बातें एक तरफ और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ। मुझसे प्यार भले ही थोड़ा कम कर लो फिर भी चलेगा, पर आत्मसम्मान, उसमें जरा सी भी चोट लगी मुझे गंवाना नहीं है। पर नैना, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। नीरज ने मौका मांगा। मेरे कुछ कहने से पहले ही पापा ने उनका साथ देते हुए कहा, हाँ बोल बेटा। पापा, मेरी कंपनी मुझे प्रमोशन दे रही थी। मैंने सोचा आप सभी को बुलाकर सबके सामने नैना को सरप्राइज दूंगा, पर ऐन मौके पर ऑफिस वाले जाने कैसे मुकर गए और किसी दूसरे को ये चांस दे दिया। ये बात मुझे एक रात पहले ही पता चली थी, पर कंफर्मेशन की कॉल उसी शाम को आई थी। तभी ये बीच में आ गई और फिर मेरा दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था और फ्रस्ट्रेशन में आकर मुझ पर हाथ उठा। मैंने आगे की बात पूरी कर दी, पर नैना, मैं उन्हें चुप करवाते हुए बोली, नीरज आपकी बीवी थी, मैं कोई खिलौना नहीं कि गुस्से में आकर फेंक दिया या तोड़ दिया।
मुझसे कहते हम बात करते, कोई और रास्ता निकालते। हमेशा आपका साथ देने के लिए खड़ी रही थी ना मैं, पर आपने तो मेरा गला भर गया था। और पापा क्या कहा था आपने? एक थप्पड़ ही तो है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एक थप्पड़ ही, पर नहीं मार सकते क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान गालों पर नहीं सीधे दिल पर छपते हैं, जो कांटों की तरह हर समय चुभते हैं और उसकी गूंज चीखों में तब्दील होकर गूंजती रहती है पूरी जिंदगी। आपकी बेटी जिसका नाम आपने नैना रखा, हर समय अपने पलकों पर बिठाया और उसने क्या किया मेरे साथ, पर यह सब बर्दाश्त नहीं होता। मेरा विश्वास कीजिए, आपकी बेटी ने पहली बार में हार नहीं मानी थी। पापा की घर छोड़कर आ गई। मैं इनका गलत व्यवहार, गलत सोच नजरअंदाज करती रही। मम्मी की सिखाई गई सीख पर चलती रही कि थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। मैं इनके साथ और नहीं रहूंगी। मैं खुद को कड़ा करते हुए बोली, नैना वो मेरे करीब आए। ऐसा भी क्या हुआ यार, आई एम सॉरी। अब ऐसा कभी नहीं होगा, गलती से भी नहीं। उनकी आंखें नम थी, पर मेरा क्या, मेरे अंदर भी तो सैलाब उमड़ा था। वो तो कोई ना देख सका। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई। तभी तो जा रही ऐसे दूर, क्योंकि खुद पर इतना यकीन तो है मुझे कि आपके करीब रही तो बेजान रिश्ता तो बच जाएगा, पर मेरा आत्मसम्मान वो मर जाएगा और धिक्कारेगा मुझे ताउम्र, कमजोर बना देगा मुझे और आपको मजबूत। असमंजस में थे। क्या गारंटी है जो इंसान एक बार हाथ उठा ले वो दूसरी बार नहीं उठाएगा, बल्कि दूसरी बार तो उसका हाथ खुल जाएगा। तब मुक्कों और मुक्कों को लातों घूसों में बदलते भी नहीं लगेगा। मैं बोली, मैं ऐसा लगता हूँ उन्हें मेरे शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। लगे तो ऐसे भी नहीं थे कि मुझ पर कभी हाथ उठाओगे, पर उठाया न। क्यों लड़कियों को यही सिखाया जाता है भाई, औरत हो थोड़ा तो सहन करना ही पड़ता है। अरे क्या हो गया जो गुस्से में हाथ उठा भी लिया, तो इसमें भी प्यार ही छुपा है। ऐसे मर्द हर किसी को थोड़े मार सकता है। अरे लड़की तो अपने ससुराल में ही शोभा देती है। वो जैसा भी हो उसकी अर्थी वहीं से उठनी चाहिए। हर संभावना मुश्किल काम होता है। थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करने की हिम्मत लड़कियों में होनी ही चाहिए। और आखिर में आता है सबसे फेमस डायलॉग, एक थप्पड़ ही तो है। नीरज यहाँ बुलाकर मैं तुम्हारी रेपुटेशन नहीं गिराना चाहती, पर इसके लिए मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कम कैसे कर लूं। आई एम सॉरी बट नाउ दैट्स इनफ। अब नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ। मैंने हाथ जोड़कर कहा तो वह मेरे गले लग कर रो पड़ा। मुझे पिघलाने के लिए तमाम तरीकों का जानकार था। वो किस हालात में कौन सी नब्ज पकड़नी है ये बेहतर मालूम है उसे। उसने सीधी दिल की नसों पर हाथ रखा। जैसे ही उसने पीठ पर हाथ रखा मुझे उन पलों की याद आ गई। मैं दूर हट गई और बोली, पापा आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ मैं कि आपको मेरा साथ देना ही होगा। मैं अकेली भी डिवोर्स केस लड़ सकती हूँ। आप पर कोई बोझ बनकर नहीं रहूंगी। शादी से पहले भी तो जॉब करती ही थी ना, अब भी करूंगी। अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगी, अपनी शर्तों पर। और तो फक्र होना चाहिए कि बेटी में आपकी काबिलियत है गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार शांति से बात करना चाहती थी। मैं कुछ रुक कर बोली, देखो नीरज, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं जीतनी है। मुझे बस मेरी जिंदगी जीनी है। इसलिए कहती हूँ अपनी मर्जी के साथ अलग हो जाते हैं। इस बात पर मेरी आंखों से भी एक कतरा आंसू नहीं निकला, पर मैं खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में थी। इसलिए किसी की शक्लें वापस नहीं देखी कि कहीं मुझे कोई कमजोर न कर दे। मैंने नीरज को भी हाथ जोड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जानती हूँ
अब सब कोई मेरे खिलाफ ही है, पर कोई बात नहीं, मैं खुद तो खुद के साथ हूं ना, और किसी के साथ की मुझे जरूरत भी नहीं। बात यहाँ थप्पड़ की ही नहीं, अपने आत्मसम्मान की है, जिसका होना जिंदा होने की निशानी है, वरना उसके बिना तो इंसान सिर्फ एक लाश है, जिंदा लाश। मुझे मेरे जिंदा होने के लिए लड़ना था, बस बात इतनी है कि ये लड़ाई मेरे अपनों से ही है, जिसमें काफी परेशानियों का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ा। मैं इसके लिए तैयार भी थी। मैं बिना मुड़े बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। नीरज की वाइफ या अपने पापा की बेटी नहीं, मैं नैना हूँ और मैं लड़ूंगी अपने आत्मसम्मान के लिए। नैना सही कह रही है, मैं उसके इस फैसले के साथ हूँ। अब मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वह मेरी बेटी के साथ हो। आप भी बार बार वादा करते थे कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा, पर कभी अपने वादे पर कायम नहीं हुए। पर मेरी बेटी यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी खुशी से घर में रह सकती है और नीरज से तलाक ले सकती है। उसके भाई भाभी ने भी उसे अपना पूरा सपोर्ट दिया। नैना के पिता की नजर शर्म से झुक गई। कुछ ही दिनों में नैना और नीरज का तलाक हो गया। तलाक के बाद भी नैना अपने ससुर का हालचाल लेने, उनसे मिलने हर वीकेंड उनके घर जाती। तलाक लेकर वह आज आत्मसम्मान के साथ सर ऊंचा करके जी रही है। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, न केवल अपनी पत्नी का बल्कि हर स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि आपकी बेटी ही आगे चलकर एक पत्नी और मां बनती है। तो इस नए साल की शुरुआत अपनी माँ, बहन और पत्नी के सम्मान के साथ शुरू करते हैं, तो हमारे बिगड़े काम स्वतः बन जाएंगे। इसके लिए ना तो आपको बड़ी बड़ी पूजा करनी है, ना कोई मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत है। आपकी क्या राय है नैना के तलाक को लेकर? सही किया या गलत, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।